तो बिल्कुल आपके इस समिति के लिए हूँ और इस आभासी मंच। धन्यवाद सर, स्वागत। आप सभी ने प्रयोगवाद के बारे में जाना होगा। 1943 में जब प्रगतिवाद अपने उतार पर था, 1936 से लेकर 43 तक के 7 साल का दौर बीत चुका था। एक ही तरह की बातें, एक ही तरह की रूढ़ियां, एक ही तरह की शब्दावलियां, इनसे जो काव्य रसिक हैं उनका मन उबा हुआ था। अज्ञे जी उस समय एक नया आंदोलन लेकर आते हैं, उसका नाम प्रयोगवाद। प्रयोगवाद भाव क्षेत्र का आंदोलन नहीं था, प्रयोगवाद शैली क्षेत्र का आंदोलन था। उन्होंने साफ किया था कि मैं तुझे सांझ की नवकी अकेली तारिका या कलगी छरहरी बाजरे की वगैरह नहीं कहता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार उथला है या कि सूना है, बल्कि देवता ही इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, क्योंकि बासन ज्यादा घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो ये शैलीगत आंदोलन को लेकर के प्रयोगवाद बढ़ा था, जहां प्रतीकों और बिंबों को एक नए सांचे में ढाला जा रहा है। पहला तार सप्तक प्रकाशित हो चुका था 1943 में। अज्ञे, मुक्तिबोध, माचवे, ये लोग सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रगतवाद से जुड़े हुए लोग थे, जो कि अब अपना अंतरण कर रहे थे प्रयोगवाद में। चूंकि भाव क्षेत्र का आंदोलन नहीं था, शहरी क्षेत्र का आंदोलन था, इसलिए उनको थोड़ी आसानी हुई, इस अंतरण में थोड़ी आसानी हुई। यदि भाव क्षेत्र का आंदोलन होता तो ये प्रयोगवाद के जितने भी प्रथम तार सप्तक के या द्वितीय तार सप्तक के जितने भी कवि हैं, उनमें से केवल 2-3 मात्र छोड़कर और कोई न गया होता आगे के उस। लेकिन शैलीगत आंदोलन के नाते थोड़ी आसानी हो गई अंतरण करने में। दूसरे तार सप्तक का जब प्रकाशन हुआ तो उसमें पहले कवि के रूप में भवानी भाई को चुना गया, भवानी प्रसाद मिश्र को चुना गया। भवानी प्रसाद जी जितने अच्छे कवि थे, उससे बढ़कर वो बहुत अच्छे मनुष्य थे। कोई जब उनका हाल चाल पूछने के लिए जाता था तो शायद ही सर, आपके नेट में लगता है समस्या आ गई है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। जी जी, आवाज सर आवाज आपकी क्लियर कट नहीं है? कट के आ रही है। थोड़ी सी ऐसी जगह आप बैठ जाइए जहां पर नेट का कनेक्शन सही हो। थोड़ा कट के आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हाँ, अब सही आ रही है सर, बीच में बंद हो गई थी। हाँ, वो कुछ जी जी, कारण रहा होगा। ये लोग ठीक जो बार बार क्लिक कर रहे हैं ना, उससे भी हो सकता है। ठीक है। तो भवानी भाई वैसे कवियों में थे जिनकी की कविता को पढ़ने के बाद लगता था कि हम बतिया रहे हों किसी से बोलचाल की स्थिति में हूं, संवाद की स्थिति में। कुल मिला के मैं कहूं, एक शब्द में यदि मुझसे कोई पूछे कि भवानी भाई की पूरी कविता का सारांश क्या है, तो उन्हीं का एक काव्य संग्रह है खुशबू के शिलालेख। मैं कहूंगा कि भवानी भाई का पूरा जो काव्य परिदृश्य है वो एक खुशबू का शिलालेख है। जो खुशबू में बिखरी हैं, भारत में जो कुछ भी अच्छा है, उन सब अच्छे को समेट करके भवानी भाई ने अपनी कविता में रखा। उनको लोग प्रेम से, कोई भवानी बाबू कहता था, कोई भवानी भाई कहता था, कुछ लोग मन्ना भी कहते थे उनको। वो माखनलाल चतुर्वेदी के, बालकृष्ण शर्मा नवीन के, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बिल्कुल करीबियों में थे। उनसे एक बार किसी ने पूछा था कि आपको किस कवि ने सबसे ज्यादा प्रभावित, जबकि वो दौर छायावाद का था। 1930 से ही लिखना शुरू किए थे, 13 में उनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में। 30 में ही उनकी पहली कविता कवि आई थी। जब उनसे पूछा लोगों ने कि किस कवि ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, उन्होंने कहा कि देखो, समय तो छायावाद का है, लेकिन छायावाद के किसी कवि से मैं प्रभावित नहीं, उनकी पंक्तियों ने मुझे प्रभावित किया है। ये कितना बड़ा साहस, जहाँ की
कवि चतुष्टयी छायावाद की पूरे देश पर, पूरे देश की भावना पर राज कर रही थी। उस काल में सीधे एक नवोदित से व्यक्ति ने यह कह दिया कि इन चारों में से मुझे कोई बहुत प्रिय नहीं है, पंक्तियां इनकी कुछ कुछ प्रिय हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं इनसे प्रभावित उनको किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की मानवतावादी और वैश्विक दृष्टि ने उन्हें प्रभावित किया था। प्रभावित किया था उन्होंने गांधी जी ने। बड़े रूप हैं भवानी भाई के। अपनी आजीविका के लिए जबलपुर की एक शाला में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपना एक स्कूल खोला था बैतूल में। बैतूल मध्य प्रदेश में है, छोटा सा जिला है, आदिवासियों का जिला है बैतूल। इस छोटा सा स्कूल भी अपना खोला उन्होंने। खैर वो बहुत दिन तक उस स्कूल से बंधे नहीं रह सके। हैदराबाद की कल्पना पत्रिका का नाम आपने सुना होगा, बद्री विशाल पित्ती का नाम आपने सुना होगा। जो हैदराबाद की निकलने वाली जो कल्पना पत्रिका थी, वो बिल्कुल उस स्तर की पत्रिका थी जो उत्तर भारत की महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका थी सरस्वती। दक्षिण में कल्पना का उतना बड़ा महत्व, और कल्पना का 2 वर्षों तक संपादन उन्होंने तो किया। आप इससे उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने लगभग 28 महीने जेल में बिताए थे, और जैसा उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, या तो नागार्जुन ने विरोध किया है या तो फिर विरोध किया है भवानी प्रसाद मिश्र ने। पढ़ के लगता है कि इतनी कोमल भावनाओं का कवि कैसे आंदोलनों में कूद गया। गांधीवादी प्रभाव में अपने पिता के लाख मना करने के बावजूद उस असहयोग आंदोलन में भवानी भाई ने जम के भाग लिया, और अपने जीवन के 14 साल, 14 वर्ष, एक युग कहा जाता है 12 साल को, 14 साल तक गांधी वांग्मय का संपादन वो करते रहे, और इसके बाद गांधीवादी तमाम समितियों से जीवन भर जुड़े रहे। तो ये उनका व्यक्तित्व है जो कि वो बताते थे। उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा था कि वर्ड्सवर्थ से मैं ज्यादा प्रभावित हूं, ब्राउनिंग से मैं ज्यादा प्रभावित हूं, यानी कि अंग्रेजी कविता का ज्ञान। हालांकि मीर को, गालिब को, जौक को, सौदा को, इन तमाम उर्दू के तमाम कवियों को उन्होंने पढ़ा था। और आप देख सकते हैं कि जो संवाद की स्थिति बनती है उनकी कविता में, इन उर्दू कवियों के कारण है। और कुछ उर्दू जबान के बड़े जो लजीज शब्द हैं, जो लजाजत है उनकी कविता में, वो देखने के लिए मिलती है। वो उर्दू कवियों के कारण है। वर्ड्सवर्थ को इसलिए पसंद करते थे, चाहता था कि कविता की भाषा सहज होनी चाहिए। यदि सहजता नहीं है कविता में तो उस कविता को कविता वर्ड्सवर्थ नहीं मानता। ब्राउनिंग की भी यही दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने अपनी लेखनी को लिखा। आप लोगों में से जो वक्ता गण थे उसको उद्धृत भी किया कि जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। बीज ऐसी दे कि स्वाद सिर में चढ़ जाए, और बीज ऐसा बो कि बेल बन बढ़ जाए। चीज ऐसी दी कि जिसका स्वाद सर चढ़ जाए। कविता का आस्वाद होता है। क्या आपको लगता है कि आज जितने भी कवि लिख रहे हैं, मुक्तिबोध बहुत बड़े कवि होंगे, मुक्तिबोध अकादमिक जगत के शीर्ष पर होंगे, कवियों के कवि होंगे शमशेर, लेकिन क्या वही स्वाद उनकी कविता में है जो भवानी प्रसाद मिश्र ने दे दिया? हमें लगता है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने आस्वाद बदल के उस आंदोलन को थोड़ा सा रोक दिया था बीच में, जिसमें कि दुष्यंत कुमार आदि आए थे। बाद में दुष्यंत कुमार आदि आए, उन्होंने कविता के स्वाद को बदला। हिंदी कविता के विशुद्ध क्षेत्र से, मध्य केंद्र से धूमिल आए सुदामा प्रसाद पांडे। उसके पहले भवानी भाई ने इस स्वाद को बदला था। अन्यथा जो कविता के बड़े बड़े केंद्र थे, साहित्य के बड़े बड़े केंद्र, भोपाल, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, जहां से ये आवाज आने लगी थी कि कविता मर गई। नई कविता के जितने भी लोग थे, इतनी विचारों की संस्तरीयता
थोप दिया उन्होंने हिंदी पाठकों पर कि हिंदी पाठक ने कविता से तौबा कर दिया। हालांकि कवि कवियों की स्थिति आज भी मैं अच्छी नहीं मानता। हजारों की संख्या में काव्य संग्रह छप रहे हैं, पढ़ कौन रहा है? पढ़ रहा है एक कवि दूसरे कवि को उपहार देता है अपना संग्रह, लिख रहा है, कवि पढ़ रहा है। सामान्य जन से उसका क्या लेना देना है? नागार्जुन की कविता तो ऐसी नहीं है। नागार्जुन की कविताएं हमारे जीवा पर चढ़ जाती हैं, रहीम कबीर हमारे जीवा पर चढ़ जाते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र एकदम चढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो लोग लिख रहे हैं वैचारिक कविताएं, तथाकथित वैचारिक कविताएं, इन विचार से सामान्य जन का क्या लेना देना है? और यदि साहित्य में लोक का रस नहीं है, वो साहित्य ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएगा? उस साहित्य के बहुस्तरीय पाठ बन पाएंगे? ऐसा मैं नहीं मानता। भवानी प्रसाद मिश्र के संवादों की जब बात आती है तो उनकी एक कविता बड़ी मशहूर वो कही जाती है कि कमल फूल के, ये कविता है, फूल कमल के, ये उनकी कविता है। फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका। देखिए संवादों की भाषा कैसी होती है। फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल, छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। इस तरह की कविताएं क्यों नहीं लिखी जा रही है? ये कमल के फूल लेकिन मानसर के हैं। मैं लाया हूं बीज से, ये न समझो तीर पर के हैं। हालांकि उससे अलग भी होना चाहता है कवि और जुड़ना भी चाहता है। फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल, अजूरी नहीं, अजूरी मत फैला देना। भवन प्रसाद मिश्र के कमल के लिए वो कमल और कुछ नहीं है। कमल कवि की वो धनात्मक भावनाएं हैं जो लोक स्रोत से आ रही हैं। इसीलिए उन्होंने आंचल की बात की थी। तो इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र बीच में बंबई चले गए थे, प्रेमचंद भी बंबई चले गए थे, वो भी पछताते हुए आए थे, और भवानी भाई भी पछताते हुए बंबई से लौटे। प्रेमचंद तो आके मरी गए, थोड़ा दिन जी लिए भवानी भाई। कुछ छद्म नाम से, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, पुस्तकों में भवानी भाई के वो उसका नाम है, उसमें उन्होंने गीत लिखे थे। पैसा था नहीं पास में, और भवानी भाई ने लिखा था कि पैसे से मेरा कोई बहुत वास्ता नहीं रहा है, लेकिन पैसा बीच बीच में अपनी प्रतिष्ठा मुझसे करवा ले। बहन की शादी करनी थी, पैसा नहीं था, गए, उन्होंने गीत लिखा और कुछ पैसा पाया, और फिर लौट के होशंगाबाद आए। लोग उन्हें कहने लगे कि अरे ये तो गीत बेचता है, अरे ये तो सेकंड दर्जे का कवि है, द्वितीय दर्जे का कवि है, ये तो गीत बेचता है। और भवानी भाई ने इतने दुख में वो गीत फरोश कविता लिखी थी, इतने दुख में। उन्होंने कहा कि रोने के बीच में ये व्यंग्य है, रुदन के बीच का व्यंग्य है, गीत फरोश मामूली कविता नहीं है उनकी। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं किस्म किस्म के